नाज़रीन, दुनिया भर में हुकूमतें अपनी आवाम को सस्ती और जदीद सहूलियात फराम करने में लगी रहती हैं, लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान के अंदर हमारे हुक्मरानों ने आवाम को रियाया समझ लिया है और उनके ऊपर बेतहाशा टैक्सेस लगाकर अपनी शाह खर्चियाँ करते रहते हैं। और इसके अलावा हमने देखा है कि आए रोज़ पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा होता रहता है और इसके बदले में आवाम को कोई किसी किस्म की सहूलियत फराम नहीं की जाती। और इसके अलावा मैंने देखा है नाज़रीन, जो इस टाइम इसराइल ईरान जो जंग मुमकिन जंग शुरू होने जा रही है, उससे खित्ते पर क्या असरात मुरतब होंगे उस पर भी बात करेंगे। और उसके साथ साथ ये है कि हमारे हुक्मरान IMF के पास जाते हैं, उनसे कर्ज़े लेते हैं और मुल्क व कौम को गिरवी रखवा कर वो कर्ज़े सिर्फ़ और सिर्फ अपने याशियों पर खर्च करते हैं, जिसकी वजह से ये महंगाई आवाम को बर्दाश्त करनी पड़ती है। इस तरह के मसाइल पर बात करेंगे। मेरे साथ वीडियो लिंक पर आरफ अशरफ ये भी हैं और इनके साथ आबद वज़ीर साहब हैं। हम थोड़ा सा तजिया लेने की कोशिश करेंगे कि इसराइल और ईरान जंग के बाद क्या अब असरात मुरतब होंगे पूरे इस खित्ते पर। प्रोग्राम का आगाज़ जो है वो आबद वज़ीर साहब मैं आपसे ही करूँगा। सर, क्या कहेंगे, इस वक्त जो हमारे हुक्मरान हैं वो सिर्फ आवाम से टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं। हर मामले में हमने देखा है कि सिर्फ टैक्सेस लेते हैं और बदले में सहूलियात सिफर हैं, उसके बदले में आवाम को कुछ नहीं मिलता। सरकारी अफसर उसी तरह करप्शन कर रहे हैं। दफातर में जाते हैं तो आपको कुछ लिए दिए बगैर कोई काम आपका होता नहीं है। तो आवाम इस टाइम राया बनकर रह चुकी है और इस टाइम आवाम की कहीं भी सुनवाई नहीं है। क्या कहेंगे सर? जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बहुत शुक्रिया आपका। जी वालेकुम। आपने जैसे कहा टैक्स देना कोई बुरी बात नहीं है। टैक्स आवाम को देना चाहिए और गवर्नमेंट का हक है और पूरी दुनिया में टैक्स कलेक्शन होती है। पाकिस्तान का जो अलमिया है वो टैक्स नहीं है, वो है कि FBR में कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं कि जो टैक्स वसूली को मुताजा बना देते हैं। वो ऐसे कानून या ऐसे थ्रेट देते हैं टैक्स पेयर को, जिसकी वजह से वो मजबूर हो जाता है उन लोगों को रिश्वत पेश करने के लिए। एक तो यहाँ ये लिया है जिसकी वजह से कारोबार को डिस्टेबलाइज किया जाता है। पाकिस्तान से बेशुमार कारोबारी हजरात जो है इसी वजह से पाकिस्तान छोड़ के दूसरे मुल्कों में चले गए कि यहाँ पर भत्ते की पर्चियां अलग आती हैं और जो टैक्स वाले हैं उनके नाजायज नोटिस लग जाते हैं। फिर जो बिजली के एक्स्ट्रा बिल है, जैसे अभी हाल ही में कह रहे थे कि ये 73 करोड़ यूनिट जो है वो आपको ज्यादा डाला गया, तो 55 रुपए का एक यूनिट है। अगर मैं 55 रुपए के हिसाब से भी लगाऊं तो 4.5 अरब रुपए का, और अगर कमर्शियल की बात करूं तो ये तकरीबन 8 अरब रुपए का टीका जो है वो वहां को लगाया गया, जिसकी वजह से कोई भी प्रोडक्ट बन नहीं पाती और अगर बनती है तो महंगी बनती है और महंगी बनेगी तो एक्सपोर्ट नहीं हो सकती, जिसकी वजह से जो मैन्युफैक्चरर है वो मजबूर हो जाता है अनएम्प्लॉयमेंट करने के। हमारे मुल्क का अलमिया टैक्स नहीं है इतना, उससे ज्यादा है करप्शन। और ये जो पैसे ये खा जाते हैं और मुख्तलिफ हिंदों बहानों से जो इंडस्ट्री लगाने वालों को तंग किया जाता है, सनतकार को तंग किया जाता है, जिसकी वजह से वो मजबूर हो जाता है किसी और करने के लिए, तो उसकी वजह से पैसा भी इस मुल्क से बाहर जाता है, अनएम्प्लॉयमेंट भी हो जाती है और हमारे मुल्क के एक्सपोर्ट लेवल भी गिर जाता है। तो एक्चुअली मसला ये है कि हमारे यहाँ पे वेजेस भी नहीं थे देते लोग और लोगों को, इंडस्ट्रीज को भी तंग किया जाता है, सनतकार भी तंग रहता है और वो आगे फिर वही सिलसिला चलता रहता है, जिसकी वजह से लोग इस मुल्क को छोड़कर जाने पर मजबूर है। जी अच्छा, आप सर ये बताइएगा कि मैंने देखा है कि आम दुनिया भर में अपने जो मालिक होते हैं वहाँ अपने हुक्मरान जो होते हैं वो अपनी आवाम को सस्ती चीज़ें फराम करने में लगे रहते हैं। मैंने देखा है जर्मनी के अंदर जब अभी आपने देखा यूक्रेन की जंग लगी रशिया की, तो आवाम को किसी किस्म के मसाइल का सामना नहीं करना पड़ा। उनको ना बिजली की लोड शेडिंग का सामना करना पड़ा, ना गैस की। हमारे यहाँ ये है कि अब आपने देखा इस दफ़ा बिजली के बिलों में भी बेतहाशा इजाफा हुआ है और गैस के बिलों में भी। फिर ये स्लैब वाइज इन्होंने कर दिया हुआ है, फिर टैक्सेस की भरमार है और उसके बदले में कुछ नहीं है। तो ये कब तक चलता रहेगा? क्योंकि इनको तो अपने अखराजात पूरे करने हैं और अवाम कुर्बानियां देती रहेगी। शहबाज शरीफ साहब ने कहा था कि पेट्रोल बनानी। जी आवाज आ रही है आपको मेरी? जी जी आ रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने कहा था कि पेट्रोल से बिजली बनानी जुर्म है। तो मैं याद दिलाता चलूं कि IPPs के साथ मुआहदा जो है उन्हीं के बड़े भाई और उन्हीं के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने बतौर वज़ीर आज़म किए थे। और ये IPPs का वो अजाब है जो अवाम पे मुसल्लत हुआ, जो अभी मजीद 6-7 साल और रहेगा और जिसके ऊपर आपने 44,000 मेगावाट बिजली खरीदी हुई है और आपकी ट्रांसमिशन लाइन जो है वो 24,000 मेगावाट से ज्यादा का बोझ ही नहीं उठाती। तो उसके पास साथ जो उनके प्राइसेस यानी कि
कैपेसिटी पेमेंट आपने करनी है और डॉलर्स में पेमेंट करनी है, जिसके साथ आपने पूरे मुल्क का सबसे ज्यादा जो इन्होंने हमें चूना लगाया है। और यानी मैं अगर आईपीपीस की बात करूं तो उनमें से एक कतरी वही शहजादे हैं जिन्होंने तस्लीम किया था कि उन्होंने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को पैसे दिए हैं अपने कतरी खाते के अंदर, जो बड़ा मशहूर हुआ था। और उन्हीं में से एक वन ऑफ मेंबर है आईपीपीस में से जो 14 कंपनियां, उनमें से एक जो है वो कतर के वही शहजादा जासम है। और आपकी पाकिस्तान में जो सुई गैस है उसकी जो एनर्जी जो इस्तेमाल हो रही है वो भी कतर से ही आ रही है, और उसके पीछे सैफुर रहमान साहब बिठाए गए हैं। और मौजूदा हुकूमत के कायद जो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ है, ये दोनों माहिदे उन्होंने किए थे, जिस वजह से पूरे मुल्क के अंदर बिजली भी बहुत महंगी है और गैस भी बहुत महंगी है। अभी हमारे मोहसिन नकवी साहब जो साबका वजीर आला पंजाब थे, वो जो कह रहे हैं कि इतना टीका लगाया गया है 72 करोड़ यूनिट का, तो वो उनकी हुकूमत ही थी जिसमें लगाया गया है और उन्हीं को फायदा पहुंचा है। और ये लूटते भी हैं, खाते भी हैं और ये चीखे भी मारते हैं कि ये गलत किया गया। यानी शहबाज शरीफ साहब को तो इतना याद नहीं है कि उन्हीं के अपने कायद ने ये आईपीपीस के मायदे किए थे और ये एलएनजी का मायदा भी उन्होंने किया हुआ है। तो ये इसकी वजह से चीजें सस्ती नहीं हो सकती। हम इससे पहले भी कई प्रोग्राम में आपके साथ बात कर चुके हैं कि मुल्क में चीजें सस्ती करने के लिए आपको सस्ती इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, सस्ती गैस चाहिए, आपको तवानाई के दीगर जराए इख्तियार करने होंगे, जिसकी वजह से जब तक पेट्रोल, बिजली, पानी, गैस सस्ता नहीं होगा उस वक्त तक कोई भी प्रोडक्ट सस्ती नहीं हो सकती। और प्रोडक्ट सस्ती होगी तो आपका एक्सपोर्ट मार्केट बढ़ेगा, फिर जाके वहां की एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, फिर जाके मुमकिन है। और उसके लिए लॉ एंड ऑर्डर बड़ी जरूरी चीज है, वो भी हमारे मुल्क में अल्लाह ही हाफिज हो गया है। उसके ऊपर बात करें तो कोई पता नहीं कि कल आज मैं मौजूद हूँ आपसे बात कर रहा हूँ, कल मुझे ही ना उठा लिया जाए। तो लॉ एंड ऑर्डर का तो कोई कानून नहीं रह गया। आप तो बहस उसी की है जिसकी लाठी है, ये पूरा वादे हो चुका है। तो सर ये आप समझते हैं कि फिर पाकिस्तान इस पुरानी कैफियत से नहीं निकल सकेगा, फिर ये मसाइल इसी तरह बढ़ते जाएंगे? जी असद भाई, मुश्किल और कड़वी बात जिन्होंने करना है वो कठपुतली हुक्मरान जो लाते हैं, वो हमारी आर्मी एस्टेब्लिशमेंट है, वो इसको कंट्रोल करना चाहे तो बहुत जल्दी कर सकती है। लेकिन 76 साल से मैं सीधा साफ सुथरा कहूंगा, उनका मिजाज नहीं है पाकिस्तान की अवाम को ठीक करना। वो ठीक है कि अच्छे डीएचए बना लेंगे, वो अच्छे सीएमएच बनाएंगे, लेकिन वो एक मखसूस कम्युनिटी को फजाइया, अस्करी, डीएचए, सीएमएच और आर्मी एजुकेशन के बड़े बड़े एजुकेशन सिस्टम देंगे, लेकिन उसका फायदा उनकी अपनी कम्युनिटी को तो होगा। हम एज ए ब्लडी सिविलियन चलते रहेंगे और इन सिविलियंस के लिए उनके बारे में कोई सोच नहीं है। वही हुक्मरान लाते हैं और वो उन हुक्मरान को यानी अगर कोई ठीक भी करने लगे तो उसको उठा के बाहर फेंक देते हैं। माजी में नवाज शरीफ साहब भी हमेशा को गलत नहीं रहे, उन्होंने भी अच्छे काम करने की कोशिश की, लेकिन उनको उठा के बाहर फेंक दिया गया। इमरान खान साहब ठीक करने लगे, उसको उठा के फेंक दिया गया। लाइक हम अपने पड़ोसी मुल्क ईरान से 15 रुपए लीटर हमें पेट्रोल मिलता है, सीधे तरीके से नहीं ले सकते। हम एटमी पावर है और हम अमेरिका से डर रहे हैं और अमेरिका से डरने की वजह से हम 15 रुपए लीटर पेट्रोल अपने पड़ोस से नहीं ले सकते। हम 50% कीमत पे पेट्रोल रशिया से नहीं ले सकते और हम मजबूर हैं इन हुक्मरानों के पास जाने के। अरब हुक्मरान जो कि बाजार हमें बहुत सही नजर आते हैं और उनके पास मजबूर है महंगे पेट्रोल खरीदने के लिए और महंगी एनर्जी खरीदने के लिए, और उसके जरिए से किक्स टैक्स जो ले रहे हैं वो कभी साबित भी नहीं हो सकते। इसके ऊपर बातें करनी फजूल है, क्योंकि जिन्होंने साबित करना है वो अदारे भी उनके साथ अटैच है, हम कुछ कर नहीं सकते। चले मेरे साथ रहिएगा आबिद अजीज साहब, मेरे साथ आरिफ अशरफ जतोई साहब भी हैं, उनसे ज़रा पूछते हैं वो क्या कहेंगे। जी आरिफ साहब, आप मुझे सुन रहे हैं? सर मुझे सवाल रिपीट करवा दीजिए। चलें, मैं कोशिश करता हूँ, आपकी आवाज़ उस तरह मुझे क्लियर नहीं आ रही, तो उसी दिन मैं एक छोटी सी ब्रेक लेता हूँ और जब ब्रेक आपसे ही मैं सवाल का आगाज़ करूँगा। नाज़रीन यहाँ पे छोटी सी ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं ब्रेक के बाद।